नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी IQ चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बिहार के औद्योगिकरण के बारे में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहा है। आज का टाइटल भी यही है, औद्योगिकरण की रफ्तार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और BIMC देगा 1 लाख नौकरियाँ। क्या है ये BIMC, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। क्या होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, वो भी जानेंगे। इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरा देखिएगा, आपके बिहार के लिए और आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने BPSC स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको मिल पाएँ हमारे वीडियोज़ की और हमारे इन्फॉर्मेटिव जो कि न्यूज़ आ रही है उसकी भी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यूज़ का एक आर्टिकल है, बिहार टेक्स अ जाइंट लीप टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड BIMC गया टू जनरेट हुआ 1 लाख जॉब्स। क्या होता है भाई BIMC, वो भी जानेंगे अभी थोड़ी देर में। एक और हिंदी न्यूज़पेपर है अमर उजाला, उसकी न्यूज़ है SPV इन बिहार, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो बिहार में लॉन्च हुआ है। और उसमें बोला गया है कि नीतीश कुमार सरकार ने बनाई मैन्युफैक्चरिंग सिटी, कहाँ से और कैसे काम कर निवेश लाएगा। ये तो निवेश की बातें हो रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बातें हो रही हैं, SPV क्या होता है और ये BIMC क्या है, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। और ये देखिए, बिहार स्टेट गवर्नमेंट, बिहार की जो राज्य सरकार है, उसने क्या लॉन्च किया है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल लॉन्च किया है, जिसके बारे में अभी हम पूरी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल लॉन्च किया है, किसके लिए वो लॉन्च किया गया है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ पे, गया में। ठीक है, सारी चीज़ें देखते चलिए, एक एक चीज़। SPV के बारे में डिस्कस करूंगा अभी ये देख लीजिए कि एक IMC इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वो कहाँ पे बन रहा है, गया में बन रहा है। ठीक है, अब अगर तीनों शब्दों को अगर हम यहाँ पर देखें कि इंटीग्रेटेड मतलब संयुक्त रूप से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, यहाँ पर क्या होगा, एक प्रयोजन, ये एक विनिर्माण की प्रक्रिया होने वाली है। जितनी भी कंपनीज हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आएंगी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात की जा रही है और वो सब यहाँ पे क्या करेंगी, वो प्रोडक्शन करेंगी। एक ऐसा एरिया है जो कि वहाँ पे बनाया जा रहा है, कहाँ पर, गया में बनाया जा रहा है। और वहाँ पर जाके ये कंपनीज आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी, कंपनीज आएंगे भी वहाँ पर, अपने जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। और ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, बिहार में। बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड, ठीक है, BIMC गया इसको बोलते हैं, बिहार एकीकृत विनिर्माण शहर गया लिमिटेड। ठीक है, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके बारे में। ये इस तरीके का पूरा पार्ट है जो कि इस टाइम पे डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, और IMC गया प्रोजेक्ट जो है, इसके बारे में जो कि इससे पहले भी हमने देखा, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये बजट में इसको मेंशन किया गया था। कौन से बजट में, बजट 2024-25 में। ठीक है, केंद्रीय बजट, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट आता है उसमें इसको मेंशन किया गया था। कहाँ पे लगना था, ये गया में लगना था। इससे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, इससे क्या उम्मीदें हैं। देखिए, क्लस्टर मतलब एक जगह जहाँ पर ये कंपनीज जो है वो आने वाली है। ठीक है, अब उससे उम्मीदें ये हैं कि वहाँ पर निवेश जो है वो आएगा अन्य राज्यों से। अन्य राज्यों में रहने वाली जो कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ इंटरनेशनल कंपनीज भी यहाँ पर आ जाएं। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है जो कि यहाँ के लिए है कि 16,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर होगा। बहुत अच्छी बात है बिहार के लिए। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्शन अगर होगा तो प्रोडक्शन में लोगों की ज़रूरत होगी, स्किल्ड लोगों की, कौशल जो है वो उनमें होना चाहिए, स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होगी। और वो 1 लाख के आसपास की जो जॉब्स हैं वो यहाँ पर होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव सेंस में एक ये वैल्यू भी आ रही है, न्यूज़ भी सामने आ रही है। इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, पर कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो भी इंक्रीज़ होगी और अल्टीमेटली बिहार स्टेट की जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज़ होने वाली है। चलिए और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डीप जाके कि ये स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो होता क्या है, व्हाट इज दिस स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो उसके बारे में समझ लेते हैं आसान भाषा में देखते हैं कि ये क्या होता है। स्पेशल पर्पस व्हीकल जो होता है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। देखिए, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है बिल्कुल अलग तरीके से एक संगठन, ठीक है, किसी संगठन द्वारा बनाई गई एक अलग कानूनी इकाई होती है, बिल्कुल अलग कर देते हैं उसको। उसके पर्पस भी अलग होते हैं। क्यों अलग करते हैं, जिससे कि जो रिस्क होता है वो कम हो पाए। आगे देखते हैं। SPV एक कंपनी है जिसकी अपनी एक संपत्ति और जो देनदारियां होती हैं वो इसमें होती हैं। ठीक है, इट्स ओन एसेट्स एंड द लायबिलिटीज, इसके खुद के एसेट्स होते हैं और खुद की लायबिलिटीज भी होती हैं। ठीक है, इससे होता क्या है, जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर बर्डन नहीं पड़ता है। एज वेल एज इट्स ओन लीगल स्टेटस, जैसे यहाँ पे हो गया कि इसका एक अपना एक लीगल स्टेटस भी होता है। इसके अलावा यूजुअली दे आर क्रिएटेड
फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। देखिए इसका पर्पस होता है कि हाँ एक ऑब्जेक्टिव है, एक उद्देश्य है स्पेशल पर्पस व्हीकल का, उसको फुलफिल कर लिया तो बस काम खत्म हो गया उसका, ठीक है। तो ये एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए ही बनाई जाती हैं ये वाली ऐसी कंपनीज जो होती हैं लीगल स्टेटस वाली, ऑफन टू आइसोलेट द फाइनेंशियल रिस्क। कई बार ऐसा होता है कि जो फाइनेंशियल रिस्क जो है वो बर्डन जो है वो सरकार पे ना पड़े, तो उसके लिए इसको अलग से क्रिएट किया जाता है स्पेशल पर्पस व्हीकल को। और अगर ये अच्छे तरीके से काम करता है बिहार में, गया में, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है 16,000 करोड़ का, और वहाँ पर डेफिनेटली उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है जॉब्स का, वहाँ पर रोजगार भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। लगभग 1 लाख के आसपास की जो डेटा है वो निकल के आ रहा है कि वहाँ पर जॉब्स मिल सकती हैं। चलिए अब हमने एसपीवी के बारे में तो जान लिया, ठीक है। अब जान लेते हैं कि ये करेगा क्या। इस पर्पस में ये जो पूरा प्रयोजन है इसमें होने क्या वाला है, इसमें ये होने वाला है, पहली चीज़ ये है कि वहाँ पर लैंड एक्विजिशन और साथ में डेवलपमेंट की बात की जा रही है। लैंड एक्विजिशन मतलब भूमि अधिग्रहण। देखिए जहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पर भूमि को, एक तो भूमि का होना ज़रूरी है, भूमि को एक्वायर करना ज़रूरी है किसी और के नाम पर अगर होती है, और वो सारी जो ज़मीनें हैं उस जगह पे अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों के नाम पर होती है तो उनसे लेना ज़रूरी है, अधिग्रहण करना ज़रूरी है। तो ये एक इसका एक एम है, ये एक इसका पर्पस है, इसके लिए भी इसको बनाया गया है, ठीक है। लैंड एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट, साथ में डेवलप करना भी इसका एक काम है। इसके अलावा नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो वहाँ पर बुनियादी ढांचा होता है किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। रोड्स हो सकती हैं, पानी की सुविधा हो सकती है, पावर सप्लाई हो सकती है, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, लेकिन अल्टीमेटली किसी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको और भी समृद्ध करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होता है वो वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर व्हीकल्स आ रहे हैं तो व्हीकल्स के लिए रोड अच्छी होनी चाहिए ना, ट्रक्स आ सकते हैं वहाँ पर, अगर कोई फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर अन्य इलाकों में जा सकता है, एयरपोर्ट्स पे जा सकता है। तो ये इसका एक बुनियादी ढांचा है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, निवेश को प्रोत्साहित करना एक बहुत बड़ा एम है। अगर निवेश नहीं आएगा तो ये लॉस मेकिंग हो जाएगा, तो लॉस नहीं होना है, निवेश को प्रोत्साहित करना है, और वो भी इसी का काम होता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आपने सुना होगा, ये व्यापार करने में जो आसानी का एक जो डेटा निकल के आता है उसमें यही रहता है कि हर स्टेट जो है वो कितना ज़्यादा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे है। स्टेट्स में कंपटीशन भी होता है, और राज्यों में देखा जाए अगर ऐसे स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनाए जाते हैं तो ये एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में उस स्टेट को आगे बढ़ा सकते हैं, उस स्टेट को जो रैंकिंग होती है उसमें आगे लेके आ सकते हैं। तो ये भी एक इसका पर्पस होता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब कोई भी अगर कंपनीज आती हैं तो वहाँ पर उन्हें ईजिली सेटअप करने में आसानी हो, वहाँ पर उन्हें फंक्शन करने में आसानी हो, और उनका जो आउटकम निकल के आता है उसमें कोई दिक्कतें ना आए राज्य सरकार की तरफ से, या फिर राज्य में कोई भी अलग चीज़ें अगर हो रही हैं लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि ये BIMC है क्या चीज़। BIMC गया जो प्रोजेक्ट है ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है कहाँ पर, साउथ ऑफ गया। गया जो जगह है उससे 39 किलोमीटर, 39 किलोमीटर्स क्या है, साउथ में आपको मिल जाएगा, दक्षिण में मिल जाएगा, 39 किलोमीटर दक्षिण में मिलता है, और साथ में एक गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहाँ पे उसके पास में ही है, ठीक है, गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इसका पर्पस क्या है भाई, देखो गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वैसे वो तो उसके अगर पास में मिलता है, तो अगर कोई फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलता है, ठीक है, गुड्स बन रही हैं, सामान अगर बन रहा है इस इंडस्ट्रियल जो क्लस्टर है, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर IMC, तो वहाँ से कोई भी चीज़ फाइनल प्रोडक्ट एयरपोर्ट पे चला जाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस है बहुत, वहाँ से वो चला जाएगा अन्य देशों में सेल होने के लिए, अन्य देशों में अगर ऑर्डर आते हैं वहाँ से। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो बात करी थी वो यही थी कि इट इज़ वेरी नियर बाय द एयरपोर्ट, बहुत ही पास में आपको मिलता है एयरपोर्ट्स के। इसके अलावा इट विल स्पैन 1670 एकड़, 1670 एकड़ में फैला हुआ जो एरिया है BIMC वाला जो पार्ट है, तो ये हम कह सकते हैं कि BIMC गया प्रोजेक्ट बहुत बड़े एरिया में भी है। इट इज़ नियर बाय द एयरपोर्ट ऑल्सो, 39 किलोमीटर्स साउथ ऑफ द गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द अल्टीमेट लोकेशन, फाइनल लोकेशन, जो कि आगे बढ़ा सकती है रेवेन्यू के सेंस में, और बिहार को उसके इकोनॉमिकल जो वैल्यू होती है उसके सेंस में भी, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। अगर कनेक्टिविटी के लिए देखो एयर कनेक्टिविटी यहाँ पर प्रॉपर्ली हमें मिल पाएगी क्योंकि इट इज़ जस्ट 39 किलोमीटर्स अवे। दूसरा है यहाँ पर रोड्स जो हैं वो डेवलपमेंट हो रही हैं, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, मैं अभी आपको दूंगा भी। तो कनेक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फाइनल प्रोडक्ट बना के सेल करना है, कहीं पर ले जाना
जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए ये तरीके इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर इनपुट आ रहा है कहीं पे बाहर से, ठीक है, अगर वहाँ पर कच्चा माल जो है वो आ रहा है कहीं और से, तो उसके लिए भी तो रोड्स अच्छी होनी चाहिए ना। तो रोडवेज होता है, रेलवेज होता है, साथ साथ इसमें एयरवेज जो होता है उसका भी कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसके बारे में बात की गई है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में भी मैंने बताया आपको, बुनियादी ढांचे जो होते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर वहाँ पे कोई हो सकती है। इसके अलावा अगर रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं अगर बनने हैं तो वो अच्छे से होने चाहिए। ये तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई। इसके अलावा वहाँ पर अगर ऐसा है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव्ड है, इट मीन्स वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी स्किल्ड हैं फॉर द जॉब्स, तो अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए भी कि उन्हें कहीं दूर माइग्रेट करके जाना नहीं पड़ेगा किसी और स्टेट में, और यहीं पे आके वो अपनी जॉब भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये चीज़। इसके अलावा शेयर्ड रिसोर्सेज, वहाँ पर इंटीग्रेटेड का मतलब यही है कि जितने भी रिसोर्सेज वहाँ पर रहेंगे, जैसे कि वाटर रिसोर्स के बारे में अगर बात की जाती है तो वाटर रिसोर्स है, पावर रिसोर्स होता है, तो उसमें अगर ऐसा है कि उस जगह पर कोई भी रिसोर्स होते हैं तो जितनी भी कंपनीज वहाँ पर सेटअप होंगी क्लस्टर में, क्लस्टर इज अ ग्रुप, ठीक है, उसमें क्लस्टर में तो क्या होगा, उनको उन रिसोर्सेज को शेयर करना पड़ेगा। शेयर करके वहां पर कम लागत में, देखो ऐसे क्या होता है, अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग आपको इनपुट लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर आने वाली हैं, इस जगह पे आएंगे तो क्या होगा, यहीं सेम एक ही जगह पर उनका जो संसाधन होगा वो शेयर हो जाएगा, कम खर्च भी आएगा, कम इनपुट कॉस्ट भी आएगी सारी इंडस्ट्रीज के लिए, और जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा वो काफ़ी बेटर भी होगा। इसके अलावा सपोर्टिव पॉलिसीज, जो राज्य सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं अगर वही सही नहीं है तो फिर बड़ी दिक्कत है, ठीक है, वो फिर डेवलप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। लेकिन बिहार सरकार ने इस चीज़ को ध्यान में रखा हुआ है, बहुत सारे बिजनेस कनेक्ट की जो मीटिंग्स हैं वो भी होती रहती हैं टू गेट द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वहाँ से जो निवेश है वो आ पाए, उसके लिए भी सपोर्टिव पॉलिसीज, सरकार की तरफ से पॉलिसीज़ भी अच्छी खासी सपोर्टिव हैं कि आइए और बिहार में मैन्युफैक्चरिंग करिए, ठीक है। इसमें आत्मनिर्भर भारत को भी प्रमोट कर रहे हैं और मेक इन इंडिया जो है इसको भी प्रमोट किया जाएगा। चलिए, ये हो गया हमारे इसके बारे में। अब जरा जान लेते हैं कि स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी जो है उनमें से क्या क्या चीज़ें आनी। द क्लस्टर विल बेनिफिट इट्स प्रॉक्सिमिटी टू गया जंक्शन। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? क्लस्टर को गया जंक्शन, ठीक है, गया जंक्शन रेलवेज का कनेक्शन जो है वो भी इसमें मिल रहा है। इसके अलावा प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवेज होते हैं वो भी यहाँ पर कनेक्टेड रहेंगे इसमें। इसके अलावा आगामी जो आने वाला न्यू पहाड़पुर रेलवे स्टेशन है उससे भी लाभ मिलेगा। न्यू पहाड़पुर रेलवे स्टेशन ये भी बनने वाला है। तो ये सारी देखो, रोडवेज मैंने बताया, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज भी हैं, और साथ में इसमें रेलवेज भी आ रही हैं, रेलवेज के स्टेशन भी हैं वो भी बन रहे हैं, और एयरपोर्ट तो है ही। तो कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही से स्ट्रीमलाइन हो रहा है, बिल्कुल एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। इसके अलावा ये स्थान जो है वो हल्दिया बंदरगाह और गया घाट जो है पटना और रामनगर वाराणसी में अंतर्देशीय टर्मिनल सहित महत्वपूर्ण रसद बिंदुओं का तक उत्कृष्ट पहुंच प्रदान कर देगा, ठीक है। कौन कौन से हैं यहाँ पर? हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में, एंड इनलैंड टर्मिनल्स कहाँ पे? गई घाट पटना एंड रामनगर वाराणसी, यहाँ पर भी अच्छे खासे जो कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड कर देगा। आसपास के एरियाज में भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। अगर वहाँ पर भी कोई चीज़ डेवलप हो रही है तो भी हम कह सकते हैं कि गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज नियर बाय, तो यहाँ से वो चीज़ भी जा सकती है। तो ये एक तरीके से इंटीग्रेटेड सेंस में देखा जाए, जुड़े हुए सेंस में देखा जाए, तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा डायरेक्शन में बिहार जा भी रहा है। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी पास में ही है। BIMC इज डूइंग द बेस्ट वर्क, जिससे कि क्या हो पाए, निवेश आ पाए, और अल्टीमेटली कितना निवेश, 16,000 करोड़ का बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और उसके बाद में जो पर्पज़ है वो यही है कि लोगों को माइग्रेट करके जाना ना पड़े, लोगों को यहीं पे रोजगार मिल जाए। अगर स्किल्ड पर्सन होंगे तो डेफिनेटली मिल जाएगा। और देख लेते हैं भाई क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसकी विशेषताओं में क्या आता है, ये आंतरिक इंटरनल रोड नेटवर्क कितना है, 29.89 किलोमीटर्स लंबा, 29.89 किलोमीटर लंबा एक आंतरिक सड़क नेटवर्क है, इंटरनल जो है रोड नेटवर्क मिल जाएगा। पावर सब स्टेशन भी मिल जाएगा वहाँ पर, जो कि मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी थी, जो कि मैंने आपको संसाधन की बात करी थी, वो यहाँ पे मिलेगा। उन्नत जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई, किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए वाटर सप्लाई की ज़रूरत होती है, पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, लैंड की ज़रूरत होती है, इस वजह से लैंड एक्विजिशन के बारे में बात करी थी हमने। और सीवेज उपचार प्रणाली, अगर कोई वहाँ पर गंदा जो भी प्रोडक्ट निकलते हैं, जो भी एफ्लुएंट्स निकलते हैं किसी भी इंडस्ट्री के, सीवेज का पानी वो होता है, तो वहाँ पर ट्रीटमेंट भी होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो गंदा पानी आसपास की कोई भी वाटर बॉडीज़ होती हैं उनको गंदा कर सकता है। तो ETPs लगे होने चाहिए, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे होने चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स,
STP वो लगे होने चाहिए, तो वो भी यहाँ पर काम करेंगे। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं, जो कि मैंने अभी बताया आपको, जो अपशिष्ट होता है, गंदा जो चीज़ें होती हैं, अगर वो सॉलिड वेस्ट है तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस जो हैं वो वहाँ पर प्रॉपरली काम करनी चाहिए, उस पर काम भी चल रहा है। इसके अलावा कौशल विकास केंद्र, स्किल डेवलपमेंट के जो सेंटर्स आते हैं, तो वो भी अगर स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स होंगे, ITIs होंगे, अगर वहाँ पर अगर डिप्लोमा सेंटर्स होते हैं, तो क्या होता है, लोगों को डिग्रीज मिलती हैं, डिग्रीज के आधार पर उनको अगर वर्क एक्सपीरियंस है पहले का, या फिर अगर उन्हें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस किया हुआ है उन्होंने, तो वो यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं और इसी जगह पे घर के पास में ही, मतलब बिहार में ही उन्हें नौकरी भी मिल पाएगी लोगों को। इसके अलावा वाणिज्यिक और प्रशासनिक स्थान, ठीक है, इकोनॉमिकल या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्लेस है यहाँ पर, वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर रहेगी तभी हमारा जो बिहार है वो आगे बढ़ पाएगा। और रूल्स बेस्ड पॉलिसीज होनी चाहिए, रूल्स पर काम करना चाहिए। वी होप कि बिहार जो है वो इस तरीके से आगे बढ़े और जो गवर्नेंस है बहुत अच्छे तरीके से वो भी चलता रहे, बिकॉज ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, राजस्व से रिलेटेड चीज़ है। तो टॉपिक आज का यहीं पे हमारा समाप्त होता है। जो भी आपको लगता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है कमेंट बॉक्स में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। मेहसी जो कि पूर्वी चंपारण में पड़ता है, बिहार में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, मेहसी जो है वो बिहार में किस उद्योग के लिए फेमस है? पूर्वी चंपारण में आपको ये मिलता है। कागज उद्योग, रेशम उद्योग, चीनी मिल या फिर मोती बटन उद्योग। ABCD इस तरीके से आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ABC या फिर D, ठीक है, इसमें से आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ज़रूर दीजिएगा और देखते हैं कि किसका आंसर सही होता है। चलो, इसके अलावा अगर आप को इस वीडियो का PDF चाहिए तो यू कैन जस्ट गो टू माय टेलीग्राम चैनल, यहाँ से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल इज लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, डिस्कशन ग्रुप भी है एक मेरा और ईमेल ID यहाँ पर लिखी हुई है। इस QR कोड को स्कैन करने के बाद भी आप टेलीग्राम चैनल में कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे कोर्सेज़ को ऑप्ट करना चाहते हैं, जिसमें कि ये मैं फाउंडेशन बैच की बात कर रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल बेस लेवल से तैयारी करना चाहते हैं बिहार के 71st BPSC की, तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। निश्चय बैच 3 है ये, प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की इसमें तैयारी करवाई जाती है। लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी इसमें 1000 से ज़्यादा घंटों की, और इनको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप इन वीडियोज़ को देख पाएंगे, ये इसके फीचर्स में आते हैं। इसके अलावा मेंटरशिप मिलती है आपको 2 सालों तक के लिए, क्योंकि इस कोर्स की वैलिडिटी 2 साल है। डेली आंसर राइटिंग फॉर द मेंस प्रिपरेशन आपको शुरुआत से प्रोवाइड करवाई जाती है इस कोर्स में। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, क्रक्स नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, लेक्चर नोट्स, एवरीथिंग जो कि आपको नोट्स की ज़रूरत होती है, सब यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएगा। तो ये बिहार का जो फाउंडेशन बैच है वो ले सकते हैं आप। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलने वाला है जब आप AKS लाइव कोड यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी क्या चल रही है, अभी चल रही है हमारी सेल। कौन सी सेल? द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। और ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल क्यों चल रही है? क्योंकि कुंभ जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये फेस्टिवल ही है, हमारे हिंदू धर्म का एक सबसे बड़ा महापर्व है, और इसमें ये जो सेल है वो 15 जनवरी तक ही वैलिड रहेगी। और ये जो हमारा एडमिशन है वो भी, बैच भी हमारा कब से स्टार्ट हो रहा है? 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी से जाएं StudyIQ की वेबसाइट पर जाके इस फाउंडेशन कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। AKS लाइव इज द कोड, 9999 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं, आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको तैयारी करनी है तो किस कोर्स के साथ करनी है। दिस विल बी द बेस्ट कोर्स। इसके अलावा अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, 70th BPSC के मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस टाइम पे बहुत अच्छा टाइम चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि जो सेल मैंने बताई थी, इस सेल में आपको ये कोर्स मिलने वाला है 4000 में। 4000 में मेंस की तैयारी आपकी हो जाएगी। 4 महीने लंबा बैच है, इसमें PYQs भी डिस्कस होंगे, इसमें मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे आपको, आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी, आंसर्स इवैल्यूएट भी हो जाएंगे, कंटेंट भी प्रोवाइड होगा, प्रॉपर क्लासेस चलती हैं इसमें। AKS लाइव कोड यूज़ करेंगे तभी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो जल्दी से जाएं वेबसाइट पर, जाके इस कोर्स को परचेस करें और अपनी मेंस या फिर 71st BPSC के प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, जिसने भी BPSC StudyIQ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से कर लें, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको मिल पाएँ बिल्कुल राइट टाइम पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।